ये पहले कर रखा होगा, बस फिर ठीक है, इन्होंने तो कल ही ख़त्म किया है, इनको तो सारा ही कुछ आता है इसमें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करेगी, है ना। मैं बोल सकता हूँ ये डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है। या फिर नेचर में बोल सकता हूँ, ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। अब वो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या क्या हो सकता है? वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई मोल भी हो सकता है, वो कोई पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई एंटिटी भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है सॉलिड पार्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है जो इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, ग्राफिकल भी और कॉन्सेप्चुअल भी, दोनों ही, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन कौन सी है? RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और इसमें जो लास्ट टॉपिक अपना बचता है वो होता है अपना वेंट होफ फैक्टर, वेंट होफ फैक्टर, ठीक है। अच्छा, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले एक अपना टॉपिक रहता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, है ना, रहता है ना। अब वो क्या होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर? बताओ। देखो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसको क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, है ना, इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। या फिर ऐसा मिक्सचर जो एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। अब इसमें 2 केस पढ़ते हैं। मान लिया ए और बी, अपने पास क्या है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 80, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100। अब ये वाला किसको शो कर रहा है? ये हमारा शो कर रहा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को, ये वाला किसको शो कर रहा है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। अब इससे हमें रिलेट करना है कि कौन सा तो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा और कौन सा नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। अब सुनना ध्यान से, जो वेपर प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इससे तुम बता सकते हो कि जिसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। अब मेरे पास 2 डेविएशन आई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में वेपर प्रेशर बढ़ रहा था फिर घट रहा था? बढ़ रहा था, है ना। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में, पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया था वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा आया था, यानी कि इसमें वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जिसमें वेपर प्रेशर बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या फिर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स है वो कौन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो कौन शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसके केस में क्या करेगा? जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसमें क्या कौन आएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये किस में जा रहा है अपना? ये किस में जा रहा है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स में, यानी कि नेगेटिव डेविएशन में जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक अपने पास आइडियल सोल्यूशन है, एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है। क्या हम किसी आइडियल सोल्यूशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से
सेपरेट आउट कर सकते हैं 100%। कर सकते हैं? हाँ, आइडियल को नहीं कर सकते, नॉन आइडियल को 100% कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो हम ये टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें है हमारा RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, RLVP। अब इसमें हमें क्या बताना है, मान लिया हमने कोई सोल्यूट ऐड किया है किसी सोलवेंट के अंदर। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऐसा कब हुआ होगा, जब हमने उसमें सोल्यूट है वो कैसा मिलाया होगा, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, और सोल्यूट की वजह से उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, CP है, मैं बोल सकता हूँ। अब इसी को हमने समझना है, इसी को हमने समझना है। ठीक है, तो RLVP में हमने क्या डिस्कस किया था, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में। देखो यहाँ पे सोल्यूट है प्लस सोलवेंट है, ये दोनों जो मिल रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। अगर मैं वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज रिवर्सिबल, मैं बोल सकते हैं। फिर इक्विलिब्रियम में होंगे किसके, रेट ऑफ, बोलो रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यही बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके केस में जो PT होगा, PT यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB, यही था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैं इसको बोल दूं B और इसको बोल दूं A। ठीक है, यानी कि जो B का वेपर प्रेशर वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो इस केस में क्या बनेगा, जो PT है वो किसके इक्वल आएगा, PA के इक्वल। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो P है राउल्ट्स लॉ से वो किसके इक्वल होता है, P0 A इंटू में जाइए। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसको मैं इसके अंदर पुट कर दूँ तो PT मेरा किसके इक्वल आया, वो है P0 A इंटू में जाइए। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म जब की थी, जाइए प्लस जाई बी किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, मोल फ्रैक्शन A और B की हमेशा किसके इक्वल होता है, यूनिटी के। ठीक है, मैं यहाँ से x a जाई जाई B कर लो, है ना। जाई A भी निकाल सकता हूँ, जाई B भी मैं निकाल सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे कौन चाहिए, जाई A। तो यहाँ पे क्या बना, PT इज इक्वल्स टू P0 A। अब जाई A की वैल्यू मैं क्या निकालूँ, जाई B को उधर लेके जाऊँ तो क्या बनी, 1 माइनस जाई B। कोई दिक्कत, PT इज इक्वल्स टू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, P0 A माइनस P0 A इंटू में जाई B। ठीक है, इसको उधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, क्या बना, P0 A माइनस PT इज इक्वल्स टू P0 A इंटू में जाई B। कोई दिक्कत। अब P0 A को इधर उठा के ले आऊं तो क्या बना, P0 A माइनस PT अपॉन में P0 A किसके इक्वल हुआ, जाई B के इक्वल। ये तुम्हारा बना रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैं इसको साफ कर रहा हूँ एक बार। अब इसको मैं कर रहा हूँ साफ। अब देखो जो ऊपर वाला बना है, अब P0 A किसकी वजह से, प्योर सोलवेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर है, PT किसकी वजह से, टोटल, और नोट A यानी कि P0 A वो किसकी वजह से, प्योर सोलवेंट की वजह से। अब सुनना ध्यान से, जो ऊपर वाला बना है P0 A माइनस PT, ये क्या बना है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बना है तुम्हारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जबकि ये टोटल, अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये क्या बना तुम्हारा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और क्वेश्चन ये भी पूछते हैं क्या ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए।
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हम इसमें ऐड कर रहे हैं, पी नोट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल टू जाई बी। अब मैं इसको थोड़ा सा जाई बी को क्या लिख सकता हूँ, जाई बी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, है ना, सोल्यूट अपन सॉल्यूशन ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम कंडीशन अगर लगाओ, इफ वी हैव डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर अपने पास सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जो एन बी होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा एज कंपेयर टू किसके केस में, एन ए के केस में। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नोट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल्स में एन बी अपॉन में एन ए। अगर हमारे पास केस कैसा आ रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस आ रहा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक बता दो कोई समस्या? हो जाएगा, आगे चलें। सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है अपनी, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी आ रही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी बता दो समझ में आ रहा है? यहाँ तक बता दो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आई हो? नहीं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जब हम क्या कर रहे हैं, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, हम वो देखते हैं हम कैसे बढ़ेगा। ठीक है, देखो सेम कंडीशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, हमने ये पढ़ा था वेपर प्रेशर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, होता है। जब हम क्या करेंगे, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज नहीं हो जाएगा, तो इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, अब इसी को हमने डिस्कस करना है किसकी, एक ग्राफ की हेल्प से। अब ग्राफ किस किस के बीच में हमें बनाना है, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे कौन शो हो रहा है, टेम्परेचर, यहाँ पे कौन शो हो रहा है, प्रेशर। ठीक है, मान लिया यहाँ पे मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 atm। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका हमने केस पढ़ना है कि सॉल्यूट की वजह से कैसे वो अफेक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। वैसे हम बोल रहे हैं कि बढ़ रहा है। ठीक है, मान लिया हमने कर्व बनाई कुछ इस टाइप से, ये किसके लिए है, ये किसके लिए बनी, प्योर सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। जैसे ही हमने इस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड किया, कौन से सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल को, तो हमारी कर्व कुछ इस टाइप से आई है। ठीक है, अब इसकी वजह से जो टेम्परेचर यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट बना वो क्या बना, TB नोट, प्योर की वजह से। इसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट बना वो क्या है, TB। सही है, अब इसके बीच में अगर मेरे को बताना है तो वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा TB। कोई दिक्कत बता दो, तुम अलग अलग बैठ जाओ, अलग अलग हो जाओ, बातें कर रहे हो तुम। ये समझ में आया? अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB क्या बता रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। जो डेल्टा TB है वो किसके इक्वल होगा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी कि मैं बोल सकता हूँ TB माइनस TB नोट। ठीक है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से, सॉल्यूशन की वजह से, ये किसकी वजह से, प्योर सॉल्वेंट की वजह से। ठीक है, अब देखो जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है, मोलैलिटी। ठीक है,
अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि डेल्टा टी बी, अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी कि के बी, है ना, यानी कि इनटू में एम। आप सुनना ध्यान से। अब जो के बी है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो डेल्टा टी बी यहाँ पे हमारा क्या बना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद के बी यहाँ पे क्या है, के बी यहाँ पे बना है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, के बी यहाँ पे तुम्हारा क्या बना है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसको तुम क्या बोल सकते हो, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसा ही बोलते हैं। अच्छा, के बी फॉर वाटर क्या होता है, के बी फॉर वाटर, के बी फॉर वाटर ये कितना होगा 0.56, है ना, डिग्री सेल्सियस के जी पर मोल बोल सकते हैं, है ना, यही होगा के जी पर मोल। अब उसके बाद अगर मेरे को वाटर के लिए तो हमें पता है, अगर मेरे को के बी किसी भी वाटर को छोड़ के किसी भी लिक्विड के लिए अगर मेरे को निकालना है तो हम के बी कैसे निकाल सकते हैं। अब के बी का फॉर्मूला क्या होगा, के बी आर टी बी नोट इसका स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू में क्या बोल सकते हैं, एल वी, है ना, एल वी जाएगा या फिर और कुछ बन सकता है, एल वी जाएगा ना, क्योंकि एल वी को हम कैसे निकालते हैं, देखो एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन में उसका मोलिकुलर वेट। ये वाले फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। के भी निकालने के लिए आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 25/3। टी बी नोट क्या है यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, और एल बी क्या है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन में उसका मोलिकुलर वेट। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बना अपना ये वाला फॉर्मूला। अब इसको अगर हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे मैं मोलैलिटी को सॉल्व करके लिख सकता हूँ, ठीक है। मोलैलिटी को सॉल्व करके जो हमारा फाइनल फार्मूला है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख लोगे मोलैलिटी का, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल दो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर वो केजी में है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ग्राम में चला जाएगा, वहाँ पे मोलैलिटी की जगह पुट कर देना, वैल्यू हो जाएगा। आगे चलें, चलो जो थर्ड हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो हमारी जाएगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर देखो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये भी केस हम पढ़ेंगे। सेम इसके अंदर क्या है, जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो वहाँ पे जो उसका वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। अब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्या रहता है, ठीक है, तो समझते हैं हम। सेम ग्राफ की हेल्प से, ये किसको शो कर रहा है, प्रेशर को, ये किसको शो कर रहा है, टेम्परेचर को, कुछ इस टाइप से, ठीक है। सेम हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो प्रेशर है वो क्या है 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब मान के चलो ये एक कर्व बना रहा हूँ मैं, ये कुछ इस टाइप से, ये किसके लिए, लिक्विड के लिए, और ये किसके लिए, सॉलिड के लिए। ये वाला पॉइंट नोट करो, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब सुनो या फिर मैं बोलूँ कि जब लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया वो, है ना। तो सुनो ध्यान से। वैसे वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को में हम बॉइलिंग पॉइंट को भी डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे पहले स्टेटमेंट में बोली थी, अब वो चेक करना वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए या फिर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, सोचना एक बार, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा किसके लिए है, लिक्विड के लिए, ये तुम्हारा किसके लिए है, सॉलिड के लिए, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे क्या बना, डेल्टा टी बी
टी एफ नोट, सही है, सोलवेंटी तो है। अब हमने इसमें क्या किया, किसी सोल्यूट को ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से जो कर्व आएगी वो कुछ इस टाइप से हमारी आएगी, यानी कि कहीं ना कहीं तो मिलेगी जाके ऐसे कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, इसकी वजह से ये हमारी आई है टी एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बीच में जो डिफरेंस बना है वो तुम्हारा क्या बना, डेल्टा टी एफ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो डेल्टा टी एफ होगी वो किसके इक्वल होगी, ध्यान से सुनना। अब बॉइलिंग पॉइंट का और फ्रीजिंग पॉइंट का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे टी एफ नोट माइनस टी एफ होगा, उसमें टी बी माइनस टी बी नोट था, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा क्या बनेगा, टी एफ नोट माइनस टी एफ बनेगा इसमें, ठीक है। ये जो कंडीशंस है ये याद रखना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या था, उसमें क्या था, टी बी माइनस टी बी नोट था, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये प्योर सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्यूशन की वजह से कर लोगे। उसके बाद डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी के, यानी कि मैं डेल्टा टी एफ को साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, के एफ इंटू में एम, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे सेम वही बात, जो के एफ है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर मेरे को के एफ फॉर वाटर की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 1.06 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, बता दोगे, है ना, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। अगर मेरे को के एफ किसके लिए निकालना है, वाटर को छोड़ के, तो के एफ किसके इक्वल होगा, आर इंटू में टी एफ नोट इसका स्क्वायर इंटू में 1000 इंटू में एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यानी एल एफ। इसको हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न अपॉन में उसका मोलिकुलर वेट, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, सेम देखो मोलैलिटी अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, मोलैलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है तो ग्राम में ले चलो, ये लो, ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला जिस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। नेक्स्ट अपनी जो प्रॉपर्टी आ रही है, फोर्थ है ना, फोर्थ है अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें क्या समझना है यहाँ पे, ऑस्मोसिस, ठीक है। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए ऑस्मोसिस का। क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अब ये तुम बताना, ठीक है। इस तरफ ले लो सॉल्वेंट या ले लो सॉल्यूशन, मर्जी है, और इस तरफ अरे भाई ये क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। पहले आई थिंक चेंज करवाया था ना, रटना नहीं है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई तुम्हारी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, ठीक है। अब बताओ फिर ऑस्मोसिस को क्या बोल सकते हैं हम, ऑस्मोसिस में बेसिकली क्या होती है, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये छोटी क्लासेस में करवाते हैं ना, है ना,
थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो छोटी क्लासेस में करवाते हैं, है ना। अब तुम बताओ फिर मूवमेंट कहाँ से कहाँ जाएगी, बता दो। मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ, सही है। उसके बाद और क्या बोल सकते हो, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाओगे, बस ये बता दो फटाफट। किसकी तरफ, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इसमें तो सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ वेरी करेंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सोलवेंट टू कहाँ, सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और जो डायग्राम हमने बनाया है इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम, ये कौन सा है, ये वाला कौन सा है, राइट हैंड साइड, उधर वाला कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो बोल दो RHS से LHS की तरफ मूवमेंट किसकी, सोलवेंट पार्टिकल की, सोलवेंट मॉलिक्यूल की, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, बट इस चीज़ को रटना नहीं है, क्योंकि अगर सोलवेंट इस तरफ है तो क्या पता नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में इधर सॉल्यूशन पुट कर दें। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी, बस जो हमारा बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं, अगर हमने ऑस्मोसिस को सीख लिया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अब हम वो कहाँ लगाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ या फिर सॉल्वेंट की तरफ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम वो लगाएंगे किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे तुम्हारा क्या लग रहा है, पाई क्या है तुम्हारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहे हैं, सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहे हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर तुम इस पे प्रेशर अप्लाई करोगे, ऑस्मोसिस को रोकोगे, क्या ये मॉलिक्यूल्स उधर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलेंगे हम, इट इज अ प्रेशर, और क्या बोलोगे आगे बताना, ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज अ प्रेशर, आगे हाँ, दैट एक्सर्ट टुवर्ड्स सॉल्यूशन, है ना, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, कर लोगे ना। अब उसके बाद आ जाओ फिर, ऑस्मोटिक प्रेशर OP किससे डिनोट कर रहे हो, पाई से। ठीक है, अब सुनना, कंडीशन नंबर फर्स्ट, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारी C के, C कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, फॉर एग्जांपल मोलैरिटी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 1। सेकंड बोलो, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे C है, C की तुम्हारी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे कौन सी शो हो रही है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, जिसको तुम कैपिटल M से डिनोट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या, मैं इन दोनों इक्वेशन को लिख सकता हूँ, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड T। ठीक है, अगर मैं इस साइन को हटाऊँ तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ करूँगा, दैट इज़ R। तो यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज करके कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, पाई इज इक्वल्स टू CRT। ठीक है, ये मेरी क्या बनी है, लास्ट इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पाई यहाँ पे क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, C यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म, फॉर एग्जांपल मोलैरिटी, R यहाँ पे क्या गैस कांस्टेंट, और T यहाँ पे क्या है टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मेरे को वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दिया है, ये लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमारी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, ये उनके जो लास्ट रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लिया हम A और B का केस ले रहे हैं। ठीक है, इसके केस में पाई 1 मान रहे हैं, इसके केस में पाई 2 मान रहे हैं। ठीक है, 3 केसेस हम यहाँ पे बनाएंगे। कंडीशन नंबर 1, अगर पाई 1 बराबर है पाई 2 के, तो ऐसा सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे,
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको हम नाम देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा, अगर पाई 1 ग्रेटर देन है किससे, पाई 2 से, इसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड केस, अगर पाई 2 लेस देन, बराबर ही केस हो गया ना, पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 1, तो हम ऐसा किसको बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, कर लोगे, ये केस तुम्हें याद होने चाहिए।